दोस्तों बीजेपी अपने चुनाव के समय उनके चुनावी वादों में सबसे प्रमुख वादा यह था कि जब वो चुनाव जीतेगी तो समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी लागू करेगी। और दोस्तों अपने इसी वादे के तहत उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम 24 को लागू कर दिया गया। और दोस्तों इसके साथ में इसके पोर्टल का भी लोकार्पण वहां के जो मुख्यमंत्री धामी ने किया। दोस्तों जब भी कोई नियम कानून आता है तो विपक्ष द्वारा विरोध किया जाता है। अब अभी तो ऐसा ट्रेंड हो गया है कि नियम सही है गलत है पक्ष में या नहीं ये नहीं देखा जाता, केवल नियम का विरोध करने के लिए विरोध किया जाता है। हालांकि मैं उसके विरोध में नहीं जाऊंगा, वो अलग मैटर है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि कोई भी जो संशोधन या कोई भी नियम लाए जाते हैं ना, वो संविधान के तहत ही लाए जाते हैं। अगर गलत नियम हुआ या संविधान के प्रति कोई भी अगर सुविधाजनक नहीं हुआ तो नियम नहीं आ सकते, क्योंकि नियम बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले विधायिका द्वारा नियम बनाई जाती है, फिर उसे न्यायालय में भेजा जाता है और न्यायालय उसके वो सारे पक्षों का चेक करता है कि इसमें कोई संवैधानिक गैर संवैधानिक चीज तो नहीं आ गई, संवैधानिक नियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ, और उसके बाद वो राष्ट्रपति अथवा संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भेजा जाता है और उनके सिग्नेचर के बाद में ये नियम बनता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में ये जब नियम लागू हुआ है तो निश्चित तौर पर संवैधानिक ही है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आप लोग को पहले की वीडियो में एक टॉपिक बताया था, भारतीय संविधान का भाग 4, जिसका प्रमुख उसका नाम था नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में संविधान में प्रावधान है कि इस संविधान ये मानता था कि कुछ अच्छी चीजें लागू होनी चाहिए, लेकिन वो ये बात जानता था कि भौगोलिक सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश के कारण बहुत सारी चीज जल्दी लागू नहीं हो सकती। इसलिए लागू करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व के नाम से जिस अनुच्छेद को अलग किया गया है, उसमें ये संविधान जो सभा है वो राज्यों को आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि अगर पॉसिबल हो तो लागू कर दीजिए और लागू नहीं भी कर पाइएगा तो कुछ आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अगर लागू करिएगा तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता का स्पष्ट वर्णन है। और अब मैंने आपको जैसे बताया कि नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है, तो अनुच्छेद जो 44 है ना वो नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो इसी अपने अधिकारों के तहत उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू किया है और ये पूरी तरीके से राज्य का अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता और पूरी तरीके से वैलिड है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रावधान क्या क्या है। और दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे, बने रहिए दोस्तों, बहुत काम का वीडियो है ये वीडियो। हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि बीजेपी केवल उत्तराखंड में ही क्यों लेकर आई और राज्यों में क्यों नहीं लेकर आई। बस वीडियो में बने रहिए, इस पर बहुत सारी चीजों में चर्चा होगी और आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूसीसी का प्रावधान क्या है। दोस्तों उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाने के बाद सबसे पहले ये प्रावधान हो गया कि लिव इन रिलेशन और शादी के लिए सबसे पहले आपको वहां के रजिस्ट्रार के पास आपको आवेदन पहले करना पड़ेगा, और अगर बिना आवेदन किए अगर शादी विवाह करते हैं मतलब बिना मतलब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाए शादी करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब दोस्तों इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी धर्म का लड़की की उम्र अगर 18 साल से कम है और लड़के की उम्र 21 साल से कम है तो शादी नहीं हो सकती, और अगर शादी होगा तो उनके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों इसके साथ एक बात और कहा गया है कि कोई भी समाज किसी भी धर्म से संबंधित हो, एक से अधिक विवाह अपनी पत्नी की जीवित रहते नहीं कर सकता। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति एक विवाह किया है वो अपनी पत्नी की जीवित रहते, और साथ में ये बात भी जोड़ा गया है कि अपनी या तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तब दूसरी विवाह कर सकता है, नहीं तो अगर उनकी पत्नी जीवित है तो उन्हें उससे पहले तलाक देना पड़ेगा तब दूसरी शादी होगी। मतलब या तो अपनी पत्नी की मृत्यु के बिना या अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना एक से ज्यादा शादी कोई भी धर्म का व्यक्ति नहीं कर सकता। अब दोस्तों इसका अगला प्रावधान यह है कि मुस्लिम समाज में एक हलाला प्रथा है उसको बैन कर दिया गया है। और दोस्तों लिव इन रिलेशन में जो भी रहेंगे उनको रजिस्ट्रेशन तो मतलब करवाना पड़ेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन में उनके माता पिता की जो सम्मति आवश्यक रहेगी। मतलब ऐसा है कि अगर कोई पुरुष या स्त्री अगर लिव इन रिलेशन में है, मतलब लिव इन रिलेशन का मतलब होता है कि बिना शादी किए साथ में रहना,
तो उनके माता पिता की सहमति तो आवश्यक होगी, उसके बिना वो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, और बिना रजिस्ट्रेशन कराओगे तो दंड के भागी बनोगे। अब इस लिव इन रिलेशन के दौरान अगर कोई बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो बच्चे को आपकी संपत्ति का अधिकारी माना जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चा नाजायज है, इसको संपत्ति नहीं देंगे, वो पूरी तरीके से उस संपत्ति का कानूनी अधिकारी होगा। और दोस्तों इसके साथ ही साथ ये बात भी कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति लिव इन रिलेशन में बिना जानकारी दिए रहता है तो उसे तुरंत 10,000 रुपये के उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। और दोस्तों इस समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। पहले ये होता था कि जो संपत्ति जो होता था, उस संपत्ति में अगर किसी व्यक्ति की एकाएक मृत्यु हो गई तो उस संपत्ति की सबसे पहली दावेदार उसकी पत्नी रहती थी और उसके बच्चे रहते थे। लेकिन इस प्रावधान में उसको संशोधित करके ये नियम कर दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो संपत्ति किसी का नाम नहीं किया है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर वो वसीयत नहीं बना है पहले से तब की बात है, तब उसकी मृत्यु के बाद अगर वो किसी का नाम नहीं किया है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा ऐसे होगा, उसके माँ बाप, उसकी पत्नी और उसके बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। पहले था कि संपत्ति पत्नी को और उसके बाद बच्चे को मिलता था, माँ बाप का पार्ट नहीं था। लेकिन इसमें एक बात कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जीवित रहते अगर अपनी वसीयत जिसके नाम लिख दे तो उससे कोई ये नियम नहीं लगेगा, जिसका नाम लिखा है उसी का नाम हो जाएगा। अब दोस्तों इस नियम से फायदे क्या है? दोस्तों इस नियम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले ऐसा होता है कि कई लोग शादियां कर लेते हैं और शादी करने के बाद अगर जैसे कि लड़की का स्थिति ठीक नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं और लड़की ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाती और समाज के डर से बोलती चलो अब क्या करें। लेकिन शादियों में रजिस्ट्रेशन करवा लेने का ये मतलब हो जाएगा कि अगर वो लड़की को उसका पति छोड़ता है तो सीधे कोर्ट जा सकती है और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा से देखिए मैं इसकी वैलिड पत्नी हूँ। और अगर वो दूसरी शादी करेगा तो उसके पहले उसको दंड तो भोगना ही पड़ेगा और अपनी संपत्ति का हिस्सा इसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुविवाह जो कि महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान, इस पर कंट्रोलिंग होगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो थर्ड जेंडर है उनको इस अधिनियम से भी बाहर रखा गया, मतलब उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। दोस्तों समान नागरिक संहिता अपने आप में हमारे देश की विकास की मांग है, देश में सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करने का एक नाम है और समान नागरिक संहिता से जाहिर सी बात है सभी का भला होगा। और इसमें जो शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन जो करवाने की बात की गई है वो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि जनरली होता यह है कि लोग शादी करने के बाद अगर महिला कमजोर घर की रहती है, आर्थिक या किसी भी तरीके से कमजोर वर्ग की हो तो उसे लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो महिला भी समाज के डर से, बहुत सारे झंझट के डर से कहीं नहीं जाती क्योंकि उसके पास कुछ वैलिड कागजात भी नहीं रहते। लेकिन अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो अगर उसका पति एकाएक छोड़ के दूसरी शादी करेगा तो सबसे पहले तो दंड भी भोगेगा क्योंकि रजिस्टर्ड है इसके साथ, और उसके पहले शादी के पहले इसको अच्छी खासी इसका गुजारा भत्ता भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए ये बहुत सम्मानजनक बात है। और बहुविवाह मतलब एक पुरुष बहुत शादियां जो करता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के साथ एक दिक्कत वाली बात तो है। अब दोस्तों मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि बीजेपी तो समान नागरिक संहिता का सपोर्टर है, तो केवल उत्तराखंड में भी क्यों लागू किया, बाकी राज्यों में भी इसकी सुबुगाहट क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए बीजेपी की एक दूरगामी, बीजेपी क्या बोलना, एनडीए की दूरगामी एक रणनीति है। दोस्तों उत्तराखंड में भी नियम लागू हुआ तो जाहिर सी बात है इस नियम के विरोध में बहुत सारे लोग अभी कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और कोर्ट में अच्छी खासी बहस होगी। और निश्चित तौर पर ये जो समान नागरिक संहिता यूसीसी है, निश्चित तौर पर उनका ये सरकार ये जीत जाएगी केस को। क्यों? क्योंकि इसके कोई भी नियम प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के बाहर का नहीं है और कोई भी चीज अगर संवैधानिक है तो कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाएगी। लेकिन फिर भी एनडीए रिस्क नहीं लेने चाह रही है और अगर वो केस जीतती है, जिसकी पूरी संभावना है, प्रबल संभावना, तो उसके बाद में उसके लिए हरी झंडे की तरह तरीके से हो जाएगी और सब फिर बाकी राज्यों में लगातार इसको यूसीसी लागू करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि अगर एक बार अगर केस जीत गई तो तय हो गया कि अब ये संवैधानिक है। अब जो लोग इसके विरोध में कोर्ट जाते थे वो भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि जो कारणों से कोर्ट वो जाएंगे वो पहले ही खारिज हो चुका है और दोबारा फिर खारिज होगा। तो इस तरीके से बीजेपी इसे अभी एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड में प्रयोग कर रही है। तो दोस्तों आपको यूसीसी के लेकर जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं यूसीसी की जानकारी रख लीजिए,
आपको ये बात पता होना चाहिए और आपको गरिमा को बढ़ाता है जानकारी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते तो आपको इसके बिना काम ही नहीं चलेगा बस। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।